नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्यानता की। दोस्तों, ये विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इससे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, जिससे कि इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, जैसे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में या और भी जो वनडे एग्जामों में है उनमें पूछा जाए, तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्यान बल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम श्यान बल की बात करेंगे। तो श्यान बल क्या होता है? ये कह रहे हैं किसी भी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी जो आपेक्षिक गति है का विरोध करने वाले जो घर्षण बल होता है उसको श्यान बल कहते हैं। कोई द्रव या गैस है, उनकी दो परतें हैं, उनके बीच जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करने वाला जो घर्षण बल होता है उस घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। ठीक है, अब हम श्यानता पढ़ लेते हैं कि श्यानता क्या होती है। तो जो तरल का वह गुण, कोई भी जो द्रव है उसे हम तरल कहते हैं। तो तरल का वह गुण जिसके कारण जो तरल की जो विभिन्न परतें हैं उन परतों के मध्य जो आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। उस घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, लेकिन जो आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता केवल दोस्तों क्या द्रवों का और गैसों का गुण है। श्यानता किन में पाई जाती है? द्रवों में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? गैसों में पाई जाती है। यानी कि जो श्यानता है वो द्रव और गैसों का ही गुण है। ठीक है, तो जो द्रवों में जो श्यानता होती है दोस्तों, यानी द्रवों के श्यानता की बात करें तो द्रवों की श्यानता होती है वो अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण। ठीक है, गैसों में जो श्यानता होती है वो क्या होती है? एक परत से दूसरी परत में जो अणुओं का स्थानांतरण होता है उसके कारण। ठीक है, तो गैसों की श्यानता संसंजक बल के कारण होती है, द्रवों की जो श्यानता होती है वो संसंजक बल के कारण होती है, और जो गैसों की श्यानता होती है वो होती है एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, गैसों में जो श्यानता होती है वो द्रवों की तुलना में कम होती है। दोस्तों, जो गैसों में जो श्यानता होती है वो जो द्रव होते हैं उनकी तुलना में कैसी होती है? कम होती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसकी श्यानता ज़्यादा है और किसकी श्यानता कम है। तो हमें अब पता लग गया कि जो द्रवों की श्यानता होती है वो गैसों की श्यानता से अधिक होती है, या हम कह सकते हैं कि गैसों में जो श्यानता है वो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब हम बात करें ठोसों में श्यानता। तो दोस्तों, जो ठोसों में श्यानता होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है, या हम कह सकते हैं नहीं होती। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ठोसों में श्यानता का गुण नहीं होता। अब हम बात करें एक आदर्श तरल पदार्थ की, यानी एक आदर्श द्रव की। तो एक आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है। ठीक है, ताप के बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। जब हम दोस्तों ताप को बढ़ाते हैं तो जो द्रवों की जो श्यानता होती है वो कैसी हो जाती है? घट जाती है। परंतु अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की श्यानता कैसी होती है? बढ़ जाती है। ठीक उल्टा होता है। तो दोस्तों, इसे भी आप याद कर लीजिए कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से जो द्रवों की श्यानता होती है वो तो कम होती है, लेकिन जो गैसों की श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। अब किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, कोई तरल है उसकी अगर हम श्यानता मापते हैं तो किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है श्यानता गुणांक से। किससे मापी जाती है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट से। ठीक है, श्यानता गुणांक से मापते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डिकपॉइज इसका मात्रक होता है। दोस्तों, मात्रक क्या होता है? डिकापॉइज, या इसे हम क्या कहते हैं? पाउली। पीआई से या कह सकते हैं हम क्या होते हैं? पास्कल सेकेंड। दोस्तों, इसके तीन मात्रक हैं। कौन कौन से? एक तो डिकापॉइज है इसका मात्रक, दूसरा पॉइली इसका मात्रक है, और एक क्या है? पास्कल सेकेंड। ठीक है, इसे दोस्तों किसके द्वारा सूचित किया जाता है? यदि इसे बात करें कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसे नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नीटा का चिन्ह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीमांत वेग की। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में, श्यानता आपने पढ़ ली, जब कोई वस्तु श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका जो वेग है वो बढ़ता है। ठीक है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह एक नियत वेग से गिरने लगती है। शुरुआत में जैसे कोई वस्तु है और वो किसी श्यान द्रव में गिर रही है, डाल दी जाए तो नीचे की तरफ जाती है वस्तु, तो शुरुआत में उसका वेग बढ़ता है, तेज गति से गिरती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो एक नियत वेग से नीचे गिरती है। इस नियत वेग को, जो ये नियत वेग होता है, इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं।
समझ में आ गई सीमांत वेग क्या है? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो शुरुआत में उसका वेग तेज होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो एक नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में जो वस्तु का भार होता है वो श्यान बल और जो उत्प्लावन बल होता है उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात वस्तु पर जो कार्य करने वाले जो सभी बल हैं उनका योग कैसा होता है? शून्य हो जाता है। वस्तु पर कार्य करने वाले जब बलों का योग शून्य हो जाता है, इसीलिए वो नियत वेग से गिरती है। अब सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि सीमांत वेग की बात करें तो सीमांत वेग क्या होता है? जो वस्तु की त्रिज्या है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो श्यान बल का मान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर वस्तु की त्रिज्या कम होगी तो उसके जो सीमांत वेग है उसका मान कैसा होगा? कम होगा। अर्थात वो ये आगे बोला गया है कि अर्थात जो बड़ी वस्तु है वो अधिक वेग से, कैसी है? जो बड़ी वस्तु है वो अधिक वेग से और जो छोटी वस्तु है वो कम वेग से गिरती है, क्योंकि बड़ी वस्तु की त्रिज्या अधिक होगी और छोटी वस्तु की त्रिज्या कैसी होगी? कम होगी। तो त्रिज्या के सीमांत वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम धारा रेखी प्रवाह की बात करते हैं कि धारा रेखी प्रभाव क्या होता है। ठीक है, द्रव का ऐसा प्रवाह, कोई द्रव है उसका ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। समझ गए? द्रव का ऐसा प्रवाह यानी इस तरीके का प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। क्या कहते हैं? धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। इसमें किसी नियत बिंदु पर जो प्रवाह की चाल उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। यानी जो धारा रेखी प्रवाह होता है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी नियत बिंदु पर कोई एक बिंदु यदि निश्चित कर लिया जाए तो उस नियत बिंदु पर जो प्रवाह की चाल होगी या उसकी जो दिशा होगी वो निश्चित बनी रहेगी। ठीक है, आप समझ गए? धारा रेखी प्रभाव क्या होता है? एक ऐसा प्रभाव द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और इसमें कोई एक बिंदु निश्चित कर लिया जाए तो उस बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रांतिक वेग की। तो धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को, जो धारा रेखी प्रवाह है दोस्तों उसके जो महत्तम वेग होगा उस महत्तम वेग को क्या कहते हैं? हम क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम होगा धारा रेखी प्रवाह पर वेग उसे हम क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात धारा रेखी प्रवाह की वह उच्चतम सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए? एक बार और देख लेते हैं। धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। यानी कि उस वेग से ऊपर यदि वेग बढ़ा दिया जाए तो जो द्रव का प्रभाव है वो धारा रेखी नहीं रहेगा, वो कैसा हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। तो जो वो पीक पॉइंट होता है उसको ही वेग को कहते हैं क्रांतिक वेग। ठीक है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेगों से कम होता है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेगों से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। कोई द्रव है, ठीक है, अगर उसका जो प्रवाह है अगर वो क्रांतिक वेग से कम है तो जो उसका जो प्रवाह होगा वो उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। ठीक है, यदि द्रव प्रवाह का वेग, जो द्रव प्रवाह का वेग है अगर वो क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका जो प्रवाह है वो मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। समझ गए? कोई द्रव जैसे बह रहा है, अगर वो क्रांतिक वेग से नीचे के वेग से बह रहा है यानी कम वेग से बह रहा है तो उसका जो प्रवाह होगा वो किस पर निर्भर करेगा? श्यानता पर। ठीक है, अगर वो क्रांतिक वेग से अधिक वेग पर बह रहा होगा, द्रव प्रवाह उसका होगा, तो वो किस पर निर्भर करेगा? घनत्व पर निर्भर करेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी बहुत तेजी से बहता है क्योंकि उसका जो घनत्व है वो अपेक्षाकृत कम है। घनत्व कम है तो यहाँ घनत्व पर निर्भर कर रहा है क्योंकि वो क्रांतिक वेग से अधिक है उसका वेग। ठीक है, लेकिन घनत्व कम है इसीलिए उसका क्या है? अधिक वेग से बह रहा है।
घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? घनत्व उसके वेग को निर्धारित करता है। अब दोस्तों ये दोनों उदाहरण हैं, ये आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं बर्नौली प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव, ठीक है, किसी नली में, कोई नली है उसमें धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, जो मार्ग है नली में उसके प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की, कोई भी बिंदु ले लें, उस बिंदु पर एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है, कौन सी कुल ऊर्जा? अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो उसमें आ जाएगी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इनका जो दोस्तों योग होगा वो योग कैसा होगा? नियत होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बर्नौली प्रमेय कहते हैं। आदर्श द्रव एक नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनका योग कैसा होता है? नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित जो ये प्रमेय है, इस प्रमेय पर आधारित बेंट्रीमीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करता है। जो नली है उसमें जो द्रव के प्रवाह की गति क्या है वो किससे मालूम पड़ती है? बेंट्रीमीटर से। ठीक है दोस्तों, ये किस पे आधारित होता है? बर्नौली प्रमेय पे आधारित।